सबको नमस्कार। आज अपन वही प्रश्नों वाली सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 3, ये है ना, प्रैक्टिस सेट नंबर 3। इससे पहले अपने 2 सेट पूरे हो गए हैं और रीट लेवल 2 साइंस के प्रश्नों के चल रहे हैं। पीछे हमने 2 सेट करे हैं। आज भी हम उसमें कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और सारे क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि आप इनको ढंग से पढ़ लो, इनसे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं आना। ये यूँ मान लो एक तरह से चैलेंज है आपके लिए। अब देखो, पहला प्रश्न क्या है, किसी मुख्य कोश में उपकोषों की संख्या होती है। तो याद रखो अब कि किसी कोश में उपकोष कितने होते हैं, अगर उसको निकालें तो अब इसमें आपको 2-3 बातें याद रखनी है। देखो, एक तो ये कि कोश में उपकोष की संख्या जो होती है ना, कोश में उपकोष वो होते हैं हमेशा n के बराबर, मुख्य क्वांटम संख्या के बराबर। दूसरा, कोश में कक्षक की संख्या निकाले ना, ऑर्बिटल कक्षक की संख्या वो होती है n का स्क्वायर, n स्क्वायर होती है। और अगर ये आ जाए ना कि कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाले ना, तो वो होती है 2n स्क्वायर होती है। ये याद रखो, तीनों पॉइंट याद रख लो कि किसी कोश में उपकोष की संख्या n, किसी कोश में कक्षक की संख्या n स्क्वायर और किसी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है 2n स्क्वायर। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हो, जैसे कह देंगे कि L कोश ले लिया। अब L कोश के लिए n का मान कितना होता है, KLN 2। अब 2 रख के देख लो, K के अंदर उपकोष कौन कौन से होंगे, इसमें उपकोष 2 होंगे क्योंकि n का मान 2 है ना, तो उपकोष 2 कौन कौन से, S और P। कक्षक पूछेंगे, कक्षक बताओ, कक्षक कितने होंगे। कक्षक क्या, n का स्क्वायर 2 का स्क्वायर यानी 4 कक्षक होंगे, 4 होंगे। देखो, S का 1, 3 P के, 4 ऑर्बिटल इसके अंदर है। इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछे तो 2n स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ देख लो, S में 2, P में 6 यानी 2 + 6 यानी 8 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से ये 3 फॉर्मूले आप याद कर लो। इन फॉर्मूलों की सहायता से आप कोश में उपकोष, कोश में कक्षक, कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कर सकते हो। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न नंबर 2 सेकंड, दूसरा क्वेश्चन। और दूसरे प्रश्न में देखो क्या लिखा है, सेकंड में लिखा है कि सबसे कम त्रिज्या वाला आयन है। सबसे छोटी त्रिज्या किसकी होती है। अब देखो, एक होती है आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज, सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी। एक होती है सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी, और सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी यानी आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज है क्या, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या रहे, समान रही। अब देखो, O में इलेक्ट्रॉन निकालें -2, तो O में 8 थे, -2 और आगे कितना हो गए, 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऐसे ही Na+ में निकालें तो Na+ में सोडियम में 11 थे, एक निकल गया, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर देखो F- का देखें, F में 9 थे, माइनस मतलब 1 आ गया, इसके अंदर भी क्या हो गए, 10 हो गए। फिर देखो Mg+2 देखें, Mg+2 में 12 थे, 2 निकल गए तो क्या हो गए, इसके अंदर भी 10 हो गए। इसका मतलब सब में इलेक्ट्रॉन की संख्या 10-10 है। और याद रखो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक यानी सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी जो होती है, उसमें हमेशा उदासीन परमाणु की तुलना में धनायन छोटा, ऋणायन क्या होता है, बड़ा होता है। इसलिए अगर इनमें आकार का क्रम देखें ना, जिस पे सबसे अधिक माइनस चार्ज है उसका आकार सबसे बड़ा, तो माइनस से प्लस की तरफ चलेंगे, उससे छोटा F-, उससे कम Na+, और उससे कम क्या है, Mg+2 का आकार रहेगा। और हमें क्या पूछा गया है प्रश्न में, सबसे कम त्रिज्या वाला आयन, जिसका आकार छोटा उसकी त्रिज्या भी क्या है, छोटी। तो सबसे कम त्रिज्या किसकी होगी, Mg+2 की। तुम्हारा उत्तर क्या हो जाएगा, Mg+2 की त्रिज्या का मान सबसे छोटा, यानी इसका आकार का मान सबसे कम है, त्रिज्या सबसे कम होगी। इसके बाद देखो प्रश्न नंबर 3 कि dxy कक्षक के लिए नोडीय तल की संख्या होगी। प्रश्न क्या है कि dxy कक्षक के लिए नोडीय तल की संख्या। अब देखो, d ऑर्बिटल है ना, ऐसे 5 लिखते हो आप, dxy, dyz, dzx, dx², y² और एक क्या, dz²। 5 d ऑर्बिटल है। और ये कहते हैं कि इन 2 के लिए नोडीय तल जो होता है वो 0 होता है।
इनमें निकालना नोड डी तल। तो याद रखो क्योंकि डी कक्षक जो होते हैं डी कक्षक में नोड डी तल की संख्या 2 होती है डी कक्षकों के लिए। अब देखो नोड डी तल में डी में 3% बनते हैं, सीधा डायरेक्ट आ जाए ना कि डी कक्षक में नोड डी तल की संख्या बताइए 2 होती है, याद रखो। या फिर आ जाए 3D 4D 5D लिखा हो जाए इसमें नोड डी तल बताओ, तब लगाना फॉर्मूला आपको कौन सा n-3 लगा के निकालना है। और अगर यह आ जाए डायरेक्ट इंडिविजुअल, अगर एक पर्सनली कोई कक्षक लिखा हुआ आ जाए dx y y z, तब याद रखना है कि इसके लिए नोड डी तल जो लिखोगे ना आप, तो जो बाकी रहेगा ना 2 वो लिख दो, क्योंकि 2 तल होंगे। कौन सा रह गया बाकी y z और एक z x, इसका ये 2 नोड डी तल हो गए। इसका निकालना हो तो क्या करेंगे y z में x y बच गया और z x बच गया, इसका x y और क्या हो गया z x हो गया। इसका निकालना हो z x का, ये 2 बच गए, x y और y z 2 बच गए। तो सब में 2 नोड डी तल है। और हमें क्या पूछा गया प्रश्न में कि डी एक्स वाई कक्षक के लिए नोड डी तल क्या होता है, एक्स वाई का तल क्या है y z और z x, कितने हैं 2 नोड डी तल है। तो नोड डी तल की संख्या कितनी होगी 2 होगी इसमें। याद रखो डी कक्षक के लिए नोड डी तल कितने होते हैं 2 होते हैं। और कौन सा होगा 2, ये दोनों आपको याद रखनी है, कर लोगे। इसके बाद देखो अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, परमाणु क्रमांक 33 वाले तत्व में युग्मित व अयुग्मित पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। इसके लिए आपको फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आना चाहिए। परमाणु क्रमांक जैसे कोई एक्स एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर 33 है, यूँ कैसे लिखोगे ऐसे 1s2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए ऑफ सिद्धांत आना चाहिए आपको, ठीक है ना। ये वीडियो है आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, अभी डाल दूंगा मैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2। अब कितने हो गए यहाँ तक तो हो गए 23 हो गए पूरे, 18 20 और 10 23 हो गए। क्या है 33 इलेक्ट्रॉन है, 4s के बाद क्या गया 4p आ गया, 4p में 3 33 हो गए। ये यहाँ तक हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आपसे क्या पूछा है कि इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने और अनपेयर्ड, युग्मित और अयुग्मित। युग्मित का मतलब डबल डबल इलेक्ट्रॉन कितने। अब देखो सारे डबल डबल है, तो सारे ये सारे डबल डबल है क्योंकि कक्षक के इलेक्ट्रॉन से पूरे भरे हुए हैं। इसका मतलब यहाँ तक कितने हो गए 30, यानी 23 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक हो गए, यहाँ से यहाँ तक 23 इलेक्ट्रॉन है यहाँ तक। इसके बाद पे में है ना, पे में 3 इलेक्ट्रॉन भरे हैं। और आपको पता है हुंड के नियम के अनुसार सम यानी समान ऊर्जा वाले कक्षकों में पहले इलेक्ट्रॉन अयुग्मित भरेंगे, तो 3 सिंगल भरे हैं, 3 तो सिंगल है, बाकी 30 क्या है डबल डबल भरे हुए हैं। इसका मतलब उत्तर क्या हुआ हमारा। अब देखो युग्मित व अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या क्रमश है, पहले युग्मित आने चाहिए, पहले युग्मित कितने 23, अयुग्मित कितने 3 है। तो हमारा उत्तर क्या हो गया युग्मित इलेक्ट्रॉन 30, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 3 आ गए। इसके बाद देखो अगला प्रश्न नंबर 5, चुंबकीय क्वांटम संख्या की खोज की थी। अब देखो क्वांटम संख्याओं में 4 है, चारों के आप देख लो। एक देखो लिंडे, ये तो है चुंबकीय क्वांटम संख्या का खोजकर्ता। बोर है, ये मुख्य क्वांटम संख्या n का खोजकर्ता। उलेनबेग एंड एक नाम और होता है साथ में गोल्डमिट, एक नाम और होता है ये है चक्रण क्वांटम संख्या s के खोजकर्ता। और इसके अलावा एक और बच गई, कौन सी मुख्य आ गई दिगंसी बच गई। और दिगंसी क्वांटम संख्या का खोजकर्ता कौन है सोमरफील्ड है। कौन है सोमरफील्ड, दिगंसी क्वांटम संख्या के खोजकर्ता है सोमरफील्ड। ये चारों खोजकर्ता है। और हमें पूछा चुंबकीय क्वांटम संख्या के खोजकर्ता कौन है, लिंडे आ गया। तो हमारा उत्तर क्या हो गया ये लिंडे हो गया सही। बोर है मुख्य का, उलेनबेग गोल्डमिट है चक्रण का, और सोमरफील्ड है दिगंसी क्वांटम संख्या का खोजकर्ता। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अभिव्यक्त किया जा सकता है यदि x इलेक्ट्रॉन की संख्या हो। अब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे ना आप, जैसे लिख दें यूँ कि आपको कह दिया नाइट्रोजन का लिखो तो 1s2 और 2s2 और 2p जैसे 6 ऐसे लिख दिया। मान लो किसका आ गया ये नियोन का आ गया, मान लो नियोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लिखा ना 1s 2s 2p, इसको दर्शाने का तरीका क्या है, तो आगे वाला 1 है ना, ये तो है मुख्य क्वांटम संख्या होती है 1 2 2 ऐसे n। और spp ये s s p p d जो आ रहा है ये sp d f के उपकोष है।
रूपकोश को दर्शाने के लिए दिगंशी क्वांटम संख्या होती है एल, और उसके ऊपर क्या बढ़ते हैं, मेरे इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, ऊपर इलेक्ट्रॉन बढ़े हैं 2 3, इलेक्ट्रॉन को एक्स से दर्शाया, लिखा है ना एक्स से दर्शाते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दर्शाने का तरीका क्या हो गया, एन एल की पावर क्या है एक्स, तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा एन एल की पावर क्या है एक्स। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दर्शाने का क्या है तरीका है। अगला देखो फिर, क्रोमियम में इलेक्ट्रॉन भरने का सही तरीका। अब देखो मैं 4 ऑप्शन लिख रहा हूँ, यही या लिखे नहीं है, मैं लिख रहा हूँ 4 ऑप्शन। इलेक्ट्रॉन भरने का सही तरीका, ये 3D है, आगे इसके 4s आ जाएगा इस तरह से। इलेक्ट्रॉन भरने का सही तरीका क्रोमियम के अंदर, इस तरह से। इलेक्ट्रॉन बनने का सही तरीका देखना है क्रोमियम के अंदर, 3 4 5 एक ये इस तरह से। अच्छा हो गया क्या ये? 1 2 3 4 और इस तरह से इसी में भर दिया। क्रोमियम के अंदर इलेक्ट्रॉन भरने का सही तरीका क्या है। अब क्रोमियम का इलेक्ट्रॉन का विन्यास लिखोगे ना आप, तो ऐसे लिखा होगा यूं आर्गन, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है क्रोमियम का 24 है, 24 का भरना है हमें। तो आर्गन, आगे 3D, उसके बाद 4s। आर्गन 18, 18 2 20, 20 और 4 24, ये होना चाहिए क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। अगर ये होता ना तो एस में 2 और डी में कितने होते 4, ये हो जाता उत्तर। लेकिन होता क्या है कि अर्धपूरित व पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अन्य की तुलना में क्या अधिक स्थायी होते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं, तब ध्यान रखना। इसलिए स्थायित्व प्राप्त करने के लिए एस से एक इलेक्ट्रॉन क्या है डी में आ जाता है, और डी में आने से डी में 4 की तुलना में यानी 5 हो जाएंगे, और 5 होते कि अर्धपूरित अवस्था आ गई, स्थायी अवस्था आ गई। एस में क्या है 1 है, तो दोनों अवस्था स्थायी होगी, इसलिए क्या है डी के अंदर रहेंगे 5, एस में 1 रहेगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन यूँ रहेगा, आर्गन 3D 5 और 4s1, ये रहेगा, ये सही रहेगा, ये हमें याद रखना है। तो 3D 5 4s1 उत्तर कौन सा हो गया, ये सी वाला हो गया अपना। इसके बाद देखो अगला प्रश्न 8वां, सल्फर में उपस्थित है। सल्फर में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कौन कौन से हैं? सल्फर में परमाणु क्रमांक कितना है 16 है ना, लिख लो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 कितने हो गए 12 3p4 16, ये तो है 10 12 4 16, तो 16 हो गए। अब काउंट कर लो आप, काउंट तो करने हैं। एस में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, तो ये हो गए 2, ये या पी के 6, एस के 2, पी के 4, तो एस के कितने हो गए, एस में 2 तो ये हो गए प्लस 2 प्लस फिर 2, एस में 6 आ गए। पी में कितने हैं देखो, पी में 6 ये 4 ये, 6 प्लस 4 कितने हो गए 10। तो पी में तो 10 इलेक्ट्रॉन है, और एस में क्या है 6 इलेक्ट्रॉन। देख लो 6 एस में इलेक्ट्रॉन, 10 क्या है पी में, तो हमारा उत्तर क्या हो गया ये 6 एस इलेक्ट्रॉन और 10 क्या है पी इलेक्ट्रॉन होते हैं, सल्फर के अंदर उपस्थित रहते हैं। अगला देखें प्रश्न, निम्न में से कौन सा गुण प्रकाश की कणीय प्रकृति को दर्शाता है? कौन सा गुण प्रकाश की कणीय प्रकृति को दर्शाता है, ये आ गया। और कणीय प्रकृति के लिए भी से मैंने पीछे वाले अंदर भी क्वेश्चन आया था। कणीय प्रकृति में आपको 3 याद रखने हैं, प्रकाश, विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव और कक्षणिका विकिरण, ये 3 प्रकाश की कणीय प्रकृति दर्शाते हैं। बाकी सारे क्या है तरंगी है। तो इसमें कौन सा आ जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है ना, कौन सा प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये क्या है प्रकाश की कणीय प्रकृति को दर्शाता है। बाकी अपवर्तन परावर्तन परिकिरण क्या प्रकाश की तरंगीय प्रकृति को दर्शाते हैं। अगला देखो प्रश्न नंबर 10वां, पी कक्षकों के लिए नोडीय तलों की संख्या होती है। पी कक्षक में नोडीय तल याद रखो, पी में वापस वही फॉर्मूले हैं नोडीय तल निकालने के। एक तो ये n-1, ये कब गांव में लेना है
जब आपको लिखा मिल जाए 2p में बताओ तो n का मान 2 रख के निकाल लोगे आप, ठीक है ना। ये सॉरी n-2 n-2। तो अगर आपको 2p 3p 4p निकालना हो, n-1 तो s का है, n-2 p का। अगर आप 1s 2s 3s निकालना हो तब तो आपको n-2 फॉर्मूला काम में लेना है। डायरेक्ट ऐसे आ जाए, px का बताओ, py का बताओ, pz का बताओ, नोडियल तल पर्टिकुलर ऑर्बिटल आ गए। तब x आ गया, इसको छोड़ दो, बाकी दो ले लो, तो yz ऑर्बिटल हो गया, ये सॉरी yz तल हो गया। यहाँ y छोड़ दो, xz तल हो गया। यहाँ z छोड़ दो, xy तल हो गया। ये तल है, ये क्या है, नोडियल तल है। सब में क्या है, एक एक ही तो है। तो p कक्षक में नोडियल तल की संख्या 1, px के लिए yz, py के लिए xz, pz के लिए xy होता है। और से वैसे निकालना है तो n-2 फॉर्मूला काम में लेना है। तो हमारे पास p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, ये नोडियल तल होते हैं, p में 1 होता है, एक याद रखना। उत्तर क्या होगा हमारा, 1 हो गया। इसके बाद देखो अगला प्रश्न 11वां, सोडियम की सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है सोडियम का। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले अधिकतर प्रश्न है। सोडियम 11, तो 1s2 2s2 2p6 3s1, यही तो है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो पहले वाले कोस K, दूसरा L, तीसरा M, S चल रहे हैं। K कोस में 2 इलेक्ट्रॉन, L में कितने हैं 6 2 8, M में कितने हैं यहाँ 2, एक ही भरा है, M में क्या भरा है, एक ही भरा है ऐसे। तो इसका सही क्या है 2 8 1, तो 2 8 1 कौन सा हो गया 2 8 1, पहले वाला उत्तर सही हो गया। इसके बाद देखो अगला प्रश्न, एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है, और वह आइंस्टीन के साथ इसने खोज की थी, किसने, बोस ने। और कण का नाम क्या रखा था, बोसोन। क्या नाम था, बोसोन था कण का नाम। किसने कहा, बोस। उत्तर क्या हो गया, बोस के द्वारा आइंस्टीन के साथ बोसोन कण की खोज की गई थी। इसके बाद देखो अगला, मुख्य क्वांटम संख्या की सहायता से कक्षक ज्ञात करने का सूत्र। पीछे लिखा है मैंने, मुख्य क्वांटम संख्या n की सहायता से, मुख्य क्वांटम संख्या है ना n, इसकी सहायता से अगर हम निकालें उपकोष n के बराबर है ना, कक्षक निकालें तो n² के बराबर, इलेक्ट्रॉन निकालें तो 2n² होता है। इनको काम में लेके हम कक्षक उपकोष इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं इस n की सहायता से, मुख्य क्वांटम संख्या n। अब क्या पूछा है, कक्षक ज्ञात करने का फॉर्मूला, ऑर्बिटल कक्षक का क्या है n², उत्तर क्या हो गया हमारा n² हो गया। इसके बाद देखो अगला 14वां प्रश्न, किसी उपकोष में अधिकतम कक्षक की संख्या होती है, किसी उपकोष में, ध्यान रखना उपकोष में, वो तो कोष था, अब ये उपकोष है। उपकोष में कक्षक की संख्या और उपकोष में अधिकतम है इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये दो ही बात आएंगी। तो उपकोष में कक्षक जो आएंगे ना वो आएंगे ऐसे 2l+1 होता है। l यहाँ पर दिगंशी क्वांटम संख्या का मान रख के निकालना है, और इलेक्ट्रॉन होगा वो 2l+1 होगा। याद रखना, दोनों फॉर्मूले दोनों याद रखो। कक्षक की संख्या 2l+1 और इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 × 2l+1 होती है किसी भी उपकोष के अंदर। हमें क्या पूछा गया है, कक्षक की संख्या पूछी है, तो कक्षक क्या होंगे 2l+1 होंगे, कक्षक की संख्या होती है, ठीक है। इसके बाद देखो अगला प्रश्न, डी कक्षक की आकृति होती है। प्रश्न क्या है, डी कक्षक की आकृति होती है, और डी की आकृति कैसे होती है। अब देखो एस जो है ना, एस की आकृति कैसी होती है, गोलाकार। एस कक्षक की आकृति क्या है, ऐसे गोलाकार, स्फेरिकल। दूसरा पी है, पी की आकृति कैसी होती है, डंबलाकार, ऐसे डंबल बनाते हैं, है ना। और डी की आकृति कैसी होती है, द्विडंबलाकार, द्विडंबलाकार, जिसको ऐसे लिखते हैं यूं, 2 डंबल यूं। और एफ की आकृति कैसी होती है, इसको लिखते हैं जटिल। क्या होती है, इसकी जटिल आकृति होती है। तो इस तरह से हम किसी भी कक्षक के लिए SPDF की आकृति आपको याद होनी चाहिए। और हमारा प्रश्न क्या है, डी कक्षक की आकृति कैसी होगी, डी की द्विडंबलाकार आकृति होती। तो ये है
तो ये अपना आज के क्वेश्चन हुए, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कक्षकों के बारे में और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में दिखते रहे। कल फिर हम दोबारा और अच्छे क्वेश्चन लेके आए, आगे क्वांटम संख्या क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद एलिमेंट तत्व के ऊपर प्रश्न करेंगे, उसके बाद फिर क्या अलग से यौगिक है, कंपाउंड्स उनके प्रश्न करेंगे, मिश्रण का करेंगे, है ना। उसके बाद रासायनिक अभिक्रियाओं के, कार्बन के, यौगिकों के अलग अलग प्रश्न हम करते चले जाएंगे। और साथ में ध्यान रखो आज से आपको है ना थ्योरी वाला पार्ट जो है फर्स्ट जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसमें फंडामेंटल पार्टिकल से लेकर आपको वीडियो मिलने स्टार्ट हो जाएंगे आज से। आज आपको वीडियो मिल जाएगा फंडामेंटल पार्टिकल वगैरह है उनके बारे में सारा। कल जो डालेंगे वीडियो डालेंगे वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वगैरह है या परमाणु संरचना के मॉडल वगैरह वो डाल देंगे, परसों डाल देंगे। उसमें फिर आगे आधुनिक अवधारणाएं वगैरह, उसके आगे फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्वांटम संख्या निकालने का तरीका वो सब डाल देंगे। तो आपको 1-2 दिन में ये पहली यूनिट जो है उसके आपके लगभग सारी वीडियो आपको मिल जाएंगे। साथ में क्वेश्चन चल रहे हैं अपने, ये हमेशा अपने चलते रहेंगे साथ साथ में। तो आप साथ साथ में इस प्रश्न करते जाओ और सभी को बोलो कि यूट्यूब जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और आगे एक दूसरे के आगे वीडियो भेजो ताकि आगे वाले बच्चों को और भी सबको फायदा हो सके। और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड साइंस का और फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री फिजिक्स का अगर किसी को कोर्स लेना हो, है ना, तो सबसे मानो सबसे कम लो प्राइस में मिल रहा है। AS लर्निंग है, ऐप डाउनलोड कर लो आप, और डाउनलोड करके इससे आप परचेज कर सकते हो। सबसे कम मिनिमम रेंज के ऊपर के आपको ये कोर्स मिल रहा है। और एग्ज़ाम डेट भी आ गई आज, ज़्यादा नहीं 4-5 महीने आपके पास है सेकंड ग्रेड के लिए, तो आप इजीली आराम से तैयारी कर सकते हो। और बहुत बढ़िया मटेरियल मिलेगा फिजिक्स का, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, और साथ में आपको टीचिंग मेथड भी मिलेंगे उसमें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।